इंसान को ज़िंदगी से ज़्यादा मौत क्यों प्यारी हो जाती है, ये मुझे आज पता चला था। मेरे साथ जो कुछ भी बीता था, मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। मेरी बस एक ही दुआ थी कि मुझे मौत आ जाए। भगवान ने मुझे हर चीज़ दी थी। शायद मैं दुनिया की एक ऐसी इकलौती लड़की थी जो अनाथ होते हुए भी खुशकिस्मत लड़की थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसी थीं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ की डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थीं। मैं तो बच गई थी, लेकिन माँ मुझे छोड़कर चली गई थीं। मेरे माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। दूसरों की तरह मेरे पापा ने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया था कि मैं मनहूस बच्ची हूँ। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की निशानी समझकर गले से लगा लिया था और बहुत ही प्यार से मेरी परवरिश करने लगे थे। लेकिन पापा का साथ भी शायद मेरी किस्मत में ज़्यादा नहीं लिखा था। मैं 1 साल की थी कि तभी पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। भगवान ने मेरी ज़िंदगी में फिर मेरी मासी को माँ और बाप दोनों बनाकर उतार दिया। मेरी मासी विधवा थीं, कोई बच्चा भी नहीं था। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और अपना बच्चा समझकर पालने लगीं। उन्होंने माँ और बाप मुझे दोनों का प्यार दिया। मुझे पता ही नहीं था कि मासी मेरी सगी माँ नहीं है। बचपन से उन्हें अपनी सगी माँ समझती आ रही थी। जब 15-16 साल की हुई तभी मासी ने मुझे हकीकत बताई थी। कहने लगी, तुम्हें ये सच्चाई पता होनी चाहिए। खैर, मुझे दुख तो हुआ था कि मेरे सगे माँ बाप नहीं थे, लेकिन मैंने इस बात को ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो भगवान ने माँ बाप के रूप में मासी को दे दिया था। मैं बहुत खुश थी। जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मासी के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पति अच्छे खासे पैसे उनके लिए छोड़ गए थे। कुछ दुकानें थीं जिनका किराया भी आ जाता था। गांव में कुछ ज़मीनें भी थीं, उनके भी पैसे आते थे। मासी ने मेरी शादी भी एक बहुत ही अच्छे घराने में की थी। पति तो ऐसा जान छिड़कने वाला था कि मैं अपनी किस्मत पर जितना गर्व करती उतना कम था। लेकिन एक ऐसा हादसा जिसने मेरी ज़िंदगी उलट पुलट करके रख दी थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 ही साल गुजरे थे। मेरा पति अनिकेत मुझसे बहुत प्यार करता था। उस दिन मैं अपनी मासी के घर रहने आई थी जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। जब से मेरी शादी हुई थी, अनिकेत मुझे मेरे मायके नहीं आने देते थे। जब भी मैं मायके जाने का नाम लेती तो अनिकेत मना कर देते। मासी का भी मैं इकलौता सहारा थी। हालांकि मेरी मासी खुश थी कि मैं इतने अच्छे भरे पूरे खुशहाल घराने में बिहाई गई हूँ। मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता है। मासी के घर के 2 पोर्शन थे। एक पोर्शन मेरी मासी ने किराए पर दिया हुआ था। उनका कहना था, मैं एक अकेली जान इतने बड़े मकान का क्या करूँगी, इसलिए उन्होंने आधा पोर्शन किराए पर उठा दिया था। मेरी शादी के बाद मासी ने नीचे के पोर्शन में भी एक छोटा सा लॉन्ज, 2 कमरे और छोटा सा किचन अपने पास रखकर बीच में दीवार खड़ी करके नीचे वाला पोर्शन भी किराए पर चढ़ा दिया था। इधर मेरे पति अनिकेत का अपना खुद का कारोबार था, अपना घर था। मेरे सास ससुर कनाडा में मेरे देवर के पास रहते थे। इस घर में मैं अकेली ही रहती थी। पूरे घर पर मेरा राज था। जो मर्जी करती, जो मर्जी खाती पीती थी। मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं हुई थी। और फिर अनिकेत को भी बच्चे की कोई जल्दी नहीं थी। हम लोग अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे थे। अनिकेत ने मुझे हर सुख सुविधा दे रखी थी। हर काम के लिए उन्होंने नौकरानी रखी हुई थी। मासी से बात करती तो उन्हें बस एक ही शिकवा होता कि कभी अपनी मासी का भी ख्याल कर लिया करो। तुम तो शादी के बाद सिर्फ अनिकेत की होकर रह गई हो। मैं कहती, मैं क्या करूं मासी, आपका दामाद मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जब भी आपके पास रहने की बात करती हूँ तो नाराज होकर मुंह फुला लेता है। कहता है, बस मिलकर वापस आ जाया करो। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता। मुझे तो तुम्हारे बगैर अपनी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। एक चीज़ ढूंढूं तो दूसरी चीज़ गुम हो जाती है। तुम्हारे बगैर मैं ऑफिस जाने के लिए भी तैयार नहीं हो पाता हूँ। अनिकेत ऐसा ही था, मुझ पर जान छिड़कने वाला। जब भी मैं मायके की बात करती, मुझे अपनी बाहों में समेट लेता और कहता, मत जाओ ना यार, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर ये घर सूना सूना लगता है, काट खाने को दौड़ता है। ये जो कुछ घंटे ही तुम अपनी मासी के घर गुजार कर आती हो, यही बहुत है। मैं अनिकेत की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। शायद खुशनसीब लोगों को ही ऐसे पति मिलते हैं जैसा मुझे मिला था। मेरी मासी भी अनिकेत से बहुत खुश थीं। कहती थीं कि मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। अगर मैं मायके चली गई तो अनिकेत शाम को ही मुझे लेने आ जाते थे। मेरी मासी के साथ खूब हंसी मजाक करते। हम एक साथ मिलकर खाना खाते, हंसते और बातें करते। फिर वो शाम को ही मुझे अपने साथ वापस ले आते। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एक बार मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को दुखों से भर दिया था। पिछले 4 दिन से मैं मासी को फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी।
आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी मासी ने मेरा फ़ोन ना उठाया हो। अगर वो काम में बिजी होती थीं तब भी कुछ देर बाद मुझे कॉल करती थीं, लेकिन इस बार तो उन्होंने कॉल भी बैक नहीं की थी। मुझे परेशान देखकर अनिकेत पूछने लगे, क्या हुआ है? मैंने कहा, मासी फ़ोन नहीं उठा रही, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उन्होंने अपने फ़ोन से भी मासी को कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। रात के 12 बजे मेरे नंबर पर मासी के किराएदार की कॉल आई थी। कोई लड़का था। कहने लगा, क्या आप किरण बात कर रही हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं किरण बात कर रही हूँ। आप कौन हैं? वो कहने लगा, मैं आपका किराएदार हूँ और आपकी मासी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। वो बेहोशी में भी बार बार आपको ही पुकार रही थी। ये सुनना था कि मेरी चीख निकल गई थी। अनिकेत मेरे बराबर ही सो रहे थे। मेरी चीख सुनकर वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठे। मैं तो एकदम पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरी मासी को? वो क्यों बेहोश हो गई? वो किस हॉस्पिटल में है? मेरे यूं चिल्लाने पर अनिकेत उठकर बैठ गए थे। मैं रोने लगी। अनिकेत ने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और उस लड़के से खुद बात करने लगे। मैंने कहा, मुझे अभी अपनी मासी के पास जाना है। मैं बस रोए जा रही थी। मेरे पास बस एक मासी का ही तो रिश्ता बचा था, न कोई बहन, न कोई भाई, ना ही मेरे माँ बाप। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। अनिकेत मुझे कहने लगे, तुम परेशान मत हो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मैं हॉस्पिटल गई तो एक लड़का वहाँ मौजूद था जो कि मेरी मासी के लिए भागदौड़ कर रहा था। कभी दवाई ला रहा था, कभी डॉक्टर से बात कर रहा था, मेरी मासी की तबीयत के बारे में पूछ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो अनिकेत उससे पूछताछ करने लगे कि आखिर मेरी मासी को हुआ क्या था, क्योंकि मुझे तो अपना ही होश नहीं था। मैं तो बस रोए जा रही थी। वो लड़का कहने लगा, 4 दिन से आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी, मैंने दवाई खाई है, ठीक हो जाऊंगी। वो लड़का कहने लगा, असल में मैं अकेला ही उनके घर में किराएदार होता हूँ, इसलिए खाना पीना आंटी जी मुझे अपने घर से ही दे देती थीं। उस रात खाना भी उन्होंने मुझे नहीं भेजा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे टेंशन होने लगी। मैं खैरियत पूछने उनके पोर्शन की तरफ चला गया तो वो अपने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थीं। मजबूरन मुझे दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना पड़ा। देखा तो आंटी जी बेहोश पड़ी थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गया। ये सुनना था कि मैं और भी तेज़ी से रोने लगी। मैं अनिकेत के साथ लग गई। मैंने कहा, अनिकेत, मासी आईसीयू में क्यों हैं? डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? वो कहने लगे, देखो, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगी। अनिकेत ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझे तसल्ली देने लगे। कहने लगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मासी को, बस बीपी हाई हो गया है। जैसे ही बीपी नॉर्मल होगा उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर तुम अपनी मासी के साथ खूब सारी बातें करना। मैं तो अनिकेत से ही शिकवे करने लगी। मैंने कहा, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मुझे एक दिन भी मेरी मासी के पास रहने नहीं देते। मेरी मासी मुझे याद कर करके इस हाल में पहुंची है। जो कुछ मुझे नहीं सूझा तो मैं अनिकेत से ही शिकवे शिकायत करने लगी थी। वो मुझसे कहने लगे, अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस एक बार आंटी को ठीक होने दो, तुम रह लेना उनके पास। 2 घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी मासी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। सुबह तक अनिकेत हमारे साथ ही रहे थे। वो लड़का वापस जा चुका था। मेरी मासी को जब होश आया तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, तुम क्यों परेशान हो गई? नितिन था ना मेरे पास, मैंने उसे कहा भी था कि वो तुम्हें फ़ोन ना करे, तुम परेशान हो जाओगी। ना जाने कैसे मेरा बीपी हाई हो गया और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने देखो तुम्हें भी परेशान कर दिया। अनिकेत ने मुझे समझाया था, अपनी मासी के सामने रोने धोने मत बैठ जाना, लेकिन मेरे आंसुओं पर मेरा बस नहीं था। मैंने कहा, मासी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे कहती मैं आपके पास आ जाती। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे तो यही बड़ा सुकून रहता है कि तुम अपने घर में खुश हो। अगले दिन मासी की अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। तबीयत पहले से ठीक थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मासी के घर चली गई। 2 दिन तक मैं मासी के साथ रही, उनकी खूब सेवा की, खूब सारी बातें भी की। वो कभी कोई किस्सा सुनाने लगती, कभी कोई बात करने लगती, कभी मेरी माँ की बातें सुनाती, कभी अपने पति की बातें सुनाती। मैं समझ गई थी शायद तन्हाई को उन्होंने अपने दिल से लगा लिया है और इसी तन्हाई की वजह से उनका बीपी हाई हुआ था। मैं उनका दिल बहलाने की कोशिश करती। मुझे देखकर मेरे मासी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। लेकिन रात को अनिकेत का मुझे फ़ोन आ जाता। कहने लगते, आंटी कैसी हैं अब? मैंने कहा, ठीक हैं। फिर कहने लगते, अच्छा, तुम्हें पता है, आज रात मैंने खाना नहीं खाया। हमारी बावर्चन ने बहुत ही बेस्वाद खाना बनाया था। तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। 2 दिन से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। वो बड़ी मासूम सी आवाज़ निकाल कर मुझसे शिकवा कर रहा था।
मुंह से तो कह नहीं सकता था कि मैं वापस घर लौट आऊं, लेकिन बहाने बहाने से मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं। फिर कहने लगे, अरे वो तो चाय भी अच्छी नहीं बनाती, ऐसा लगता है दूध और पानी में चीनी घोल कर दे दी है। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे हाथ की कड़क चाय पसंद है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम चाहे अपनी मासी के घर रह लो, लेकिन जरा हमारी कामवाली को थोड़ा सा समझा दो कि मैं कैसा खाना खाता हूँ, कैसी चाय पीता हूँ। उनके कहने का क्या मकसद था मैं खूब समझती थी, लेकिन इस बार मैं भी ठान चुकी थी कि कम से कम 15 दिन मैं अपनी मासी के पास रहूंगी। काश मैं उसी दिन अनिकेत को फ़ोन करके कह देती कि आ जाओ और मुझे ले जाओ, तो मेरे साथ ये हादसा न होता। उस दिन मैं अपनी मासी के साथ सोई हुई थी कि जब मुझे लगा हमारे घर में कोई दाखिल हुआ है। मुझे कुछ आहट सुनाई देने लगी थी। मेरी आँख खुल गई। मेरी मासी गहरी नींद में थी। मुझे हल्की हल्की बातों की आवाज़ें अपने ही घर में सुनाई देने लगीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। इससे पहले कि मैं कमरे के दरवाजे तक जाती और कमरे का दरवाज़ा बंद करती, कमरे का दरवाज़ा अचानक ही खुला था। रात को सोने से पहले मैं कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। इससे पहले कभी करती ही नहीं थी। मैंने तेज आवाज़ में कहा, कौन हो तुम लोग? मैं उठकर बैठ गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी मासी की भी आंख खुल गई। कमरे में 3 लोगों को देखकर वो भी डर गई थीं। वो भी फौरन से उठकर बैठ गईं। उन तीनों के चेहरे पर रुमाल बंधे हुए थे, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थीं। सर पर भी काले रंग का रुमाल बंधा हुआ था। चेहरे भी काले रंग के रुमाल से छुपे हुए थे। मेरी मासी कहने लगी, तुम लोग कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और कहने लगा, ए बुढ़िया, तुझे नहीं पता रात के समय दीवार फलांग कर घर में कौन आता है? चल खड़ी हो जा और घर में जो भी जेवर और कैश मौजूद है वो हमारे हवाले कर दे। मेरी मासी अभी अभी बीमारी से उठी थी। वो नौजवान जिसके हाथ में पिस्टल थी वो मेरी मासी की तरफ बढ़ा और उनके सर पर पिस्टल तान कर कहने लगा। मैं फौरन से आगे बढ़ी और उसका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी मासी को कुछ भी कहा, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन मेरी मासी को कुछ मत कहना। मेरी बात सुनकर वो लड़का मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें न जाने क्यों गुलाबी सी होने लगी थीं। कहने लगा, अच्छा, जो चाहूँ वो दे दोगी? मैंने कहा, क्या चाहिए? कहने लगा, खड़ी हो जाओ यहाँ से और पहले जेवर दो। मैं बेड से खड़ी हो गई। दोनों नौजवान भी अपनी जेबों से पिस्टल निकाल चुके थे। मैंने अलमारी की चाबी दराज से निकाली और उस लड़के की तरफ उछाल दी। मैंने कहा, अलमारी में जेवर और पैसे पड़े हैं, निकालो और चलते बनो यहाँ से। मेरी बात सुनकर उस लड़के ने चाबी अपने साथियों की तरफ उछाल दी। कहने लगा, अलमारी में जो कुछ भी है उसे जल्दी से समेट लो। फिर धीरे से बढ़ता हुआ मेरे करीब आने लगा। मेरी मासी डर के मारे थर थर काँप रही थीं। शायद उन्हें भी कुछ गलत हो जाने का अंदेशा था। मैं अपनी मासी के साथ खड़ी उन्हें तसल्ली देने लगी। वो लड़का मेरे करीब आ चुका था। कहने लगा, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और जो कुछ भी है वो इसी अलमारी में है। दूसरे कमरे में कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो जाकर तलाशी ले सकते हो। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में ले जाने लगा। ये देखकर मेरी मासी बुरी तरह घबराई थीं। कहने लगी, मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी मासी मेरी तरफ बढ़ी तो उस लड़के ने पिस्तल से मेरी मासी को पीछे हटने का इशारा किया। कहने लगा, ए बुढ़िया, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ढेर कर दूंगा। मैं उसे अपना हाथ छुड़ाने लगी थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, दूसरे कमरे में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कुछ भी है इसी कमरे में मिलेगा। उसने मुझसे खुद से करीब कर लिया। कहने लगा, तुम तो हो ना? ये सुनकर तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मेरी मासी के चेहरे की रंगत भी सफ़ेद पड़ी थी। वो उस लड़के से कहने लगी, भगवान के लिए मेरी बच्ची को कुछ मत करना, जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे तो रहे हैं। लेकिन वो लड़का मुझे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। मेरी मासी मेरे पीछे लपकी तो दूसरे लड़कों ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो वरना बहुत पछताओगे। कहने लगा, अच्छा, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? ये कहते हुए वो मुझे दूसरे कमरे में ले आया। कमरे में लाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाकर मुझे बेड पर पटका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देखकर तो मेरी सांसें अटक गई थीं। मैंने साइड टेबल पर रखे गुलदान को उठाया और उसके सर पर वार करना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद बहुत तेज लड़का था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और जोर से दबा दी। फिर मेरे हाथ से गुलदान पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। कहने लगा, तुम जितना अपने आप को बचाओगी मेरा जुनून उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो तुम मेरे गुस्से को सह नहीं पाओगी। उसने बड़ी तेजी से मेरे गले से दुपट्टा उतार कर दूर किया था। मुझे बेड पर धकेला। मैं चीख चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ कहने लगी, तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी आवाज़ बंद कर दी।
फिर अपनी जेब से टेप निकाल कर मेरे मुंह पर चिपका दी। वो टेप ऐसी थी कि मेरे मुंह से बुरी तरह चिपक चुकी थी। मेरे दोनों हाथ उसने दुपट्टे से बांध दिए। उसके बाद वो मेरे करीब से करीब होता चला गया। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। पूरी रात उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे मुंह पर अब भी टेप लगी हुई थी। रात के 1 बजे उस लड़के ने मुझे अपनी बाहों में भरा था और मेरे साथ जुल्म किया था। उसके बाद भी उस लड़के ने मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं दिया था। मुझे अपने करीब लगाए यूं सो रहा था जैसे मैं उसकी पत्नी थी और वो मेरा पति था। मैं निकलने की कोशिश करती तो दोबारा मुझे अपनी बाहों में भरकर अपनी तरफ खींच लेता। मुझे घिन महसूस हो रही थी, उस लड़के से नफरत हो रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी उसकी बाहों से निकल नहीं पा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया था और कमरे से बाहर चला गया। वो लोग घर से कीमती सामान उठाकर ले गए जिसमें मेरी इज्जत भी शामिल थी। सुबह जब मेरी मासी मेरे कमरे में आई तो मेरी हालत देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगीं और मैं तो यूं थी कि जैसे बेजान हो चुकी थी। मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। मेरी मासी ने मेरे मुंह से टेप उतारी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं तो जैसे मर चुकी थी। मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी। मुझे लग रहा था मैं जैसे अभी मर जाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी मासी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें और क्या न करें। उन्हें कुछ भी समझ ना आया तो वो कमरे से बाहर निकल गईं, क्योंकि अब मेरा सांस भी उखड़ने लगा था। मुझे लगने लगा अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कुछ देर बाद ही मेरी मासी कमरे में आई तो उसी लड़के के साथ आई थी जो कि हमारे घर में किराएदार था। उस वक्त मेरे कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वो लड़का मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया था। कहने लगा, आपको इनके पति को बुलाना चाहिए, मैं कैसे इन्हें अस्पताल लेकर जा सकता हूँ। उस लड़के की बात भी अपनी जगह ठीक थी। मेरी मासी कहने लगी, नहीं नितिन, मैं अनिकेत से कुछ नहीं कह सकती। वो तो मेरी बच्ची को कभी भी इस हालत में नहीं अपनाएगा। वो कहने लगा कि मैं एक लेडी डॉक्टर को घर पर ही ले आता हूँ। उस डॉक्टर से मेरी जान पहचान है, वो इस बात को कहीं भी नहीं कहेगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर मेरे कमरे में आई थी। वो लड़का दोबारा कमरे में नहीं आया था। मासी ने उस डॉक्टर को सारी बात बताई। उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, कुछ दवाइयाँ भी दे दी। फिर मेरी हालत पर अफसोस करते हुए चली गई। 2 दिन मैं बिल्कुल गुमसुम खामोश रही थी। मेरी मासी ही इन दिनों मेरा ख्याल रख रही थी। जबरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रहती, लेकिन मेरी आंखों से बस आंसू बहते रहते थे। मासी कहने लगी, देखो किरण, ये एक हादसा था, इसे भूल जाओ। लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं, इंसान उन्हें भुला नहीं सकता। इस हादसे ने मेरे ऊपर ऐसा असर किया था कि मैं दिमागी तौर पर पागल हो चुकी थी। अनिकेत मुझे रोज फोन करते, लेकिन मैं उनका फोन नहीं उठा रही थी। मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरे शरीर से गंदगी चिपट गई है। मैं छुटाने के बावजूद भी छुटा नहीं पा रही थी। उस लड़के की गर्म सांसें मुझे अब भी अपने शरीर पर महसूस होती थीं। मुझे अपने कानों में उसकी सांसों की सरसराहट सुनाई देती थी। मैं जिस दर्द से गुजरी थी मैं बता नहीं सकती थी। मेरी मासी मुझे समझाती कि खुद को मजबूत करो, अनिकेत को कहीं शक ना हो जाए। मैंने कहा, मासी वो ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। ये एक हादसा है, इसलिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही वो घटिया मर्दों में से है। उसने मुझसे बहुत मोहब्बत की है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो मेरी तकलीफ को समझेगा। जब मैंने अनिकेत का कॉल नहीं उठाया तो 2 दिन बाद वो मुझे लेने के लिए आ गया। मेरी हालत देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया है? मासी कहने लगी कि इसको बुखार हो गया था। साथ ही मासी ने मेरी तरफ आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि अपने पति को कुछ भी मत बताना। खैर, मैं अनिकेत के साथ घर चली आई, लेकिन मैं अभी खामोश ही थी। अनिकेत कहने लगे, यार तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? मैंने पहले ही 4 दिन बड़ी मुश्किल से इस घर में इतनी खामोशी में काटे हैं। मुझे तो लगा था तुम घर आओगी तो मेरे कान खा जाओगी, तुम्हारे पास ढेर सारी बातें होंगी और मैं खामोशी से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। लेकिन जब से आई हो एकदम चुप का लड्डू मुंह में डाले खामोश बैठी हो। अनिकेत ठीक कह रहे थे। मैं जब भी अपनी मासी के घर से आती तो बातें कर करके अनिकेत के कान खा जाती थी। मेरे पास ना जाने कहाँ कहाँ की बातें इकट्ठी हो जाती थीं। मुझे चुप रहने की आदत ही नहीं थी और ना ही मेरी आदत थी अनिकेत से कुछ भी छिपाने की। मैं अनिकेत से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन मेरी चुप नहीं टूटी तो अनिकेत मेरे करीब होने लगे। कहने लगे, मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो चुकी है कि तुम्हारे बगैर एक दिन भी काटना मुश्किल हो गया था। अगर तुम्हारी मासी बीमार न होती, कसम से तुम्हें जाने ही न देता। ये कहते हुए उन्होंने मेरे दुपट्टे को उतार कर बेड पर रख दिया और मुझे अपनी बाहों में भरकर मेरे साथ शरारत करने लगे। मेरी आंखों से लेकिन आंसू बहने लगे थे अनिकेत की इतनी मोहब्बत पाकर।
मैं अपने आप पर बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी। मुझे रोता देखकर अनिकेत हैरान हुए थे। फौरन से मुझसे अलग हुए कहने लगे, क्या बात है किरण, तुम मुझे परेशान लग रही हो, मुझे बताओ तो सही। मैं अनिकेत के साथ लगकर और भी फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मुझे तसल्ली देने लगे। मैंने रोते रोते अनिकेत को सब कुछ बता दिया। जैसे ही मेरी हकीकत अनिकेत ने सुनी, उसकी पकड़ मेरी कमर पर ढीली होती गई थी। फौरन से वो मुझसे पीछे हटे थे, मुझे खुद से अलग कर दिया। मुझे अविश्वास से देखने लगे, कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं रोए जा रही थी। मेरी आंखों में बहते आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अनिकेत ने मुझे झटके से दूर किया था। वो एक अजीब उलझन का शिकार थे। कहने लगे, किरण, मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और भी छुए। तुम जानती हो ना मेरी मोहब्बत को, मेरी आदत को। तुम जानती हो ना मैं इस्तेमाल की हुई चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल करता हूँ। ये सुनकर मैंने हैरत से अनिकेत को देखा था। मैंने कहा, अनिकेत, ये एक हादसा था, मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। वो मेरे पास आया, अपने हाथ से मेरे चेहरे को पकड़कर कहने लगा, तुम्हारा दोष था किरण, तुम यहाँ से क्यों गई थीं? फिर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ एक रात भी गुजार नहीं सकता, मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तुम पूरी रात किसी और की बाहों में सोई हो। मैं हक्का बक्का खड़ी थी। मैं उसकी विनती करने लगी, अनिकेत, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास था कि तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकते, तुम मेरी तकलीफ को समझ सकते हो। लेकिन वो कहने लगा, मैं इतना बड़ा दिल नहीं रखता। वो मुझे कमरे में छोड़कर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह जब मैं बाहर निकली तो वो मुझे लॉन्ज के सोफे पर अपना सर पकड़े बैठा दिखा था। मैं उसके पास आ गई, लेकिन जैसे ही उसके पास बैठी वो एकदम से पीछे हटा था, जैसे मैं कोई गंदी चीज़ हूँ और मेरी गंदगी उसे भी लग जाएगी। कहने लगा, किरण, तुम वापस अपनी मासी के घर चली जाओ, मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा, अनिकेत, मेरा क्या दोष है? कम से कम मुझे मेरा दोष बता दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और तुम भी तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? अनिकेत ने मुझे देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थीं। कहने लगा, रह लूँगा तुम्हारे बगैर, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं इस दर्द को नहीं सह पाऊँगा कि मेरी पत्नी के साथ किसी और ने रात गुजारी है, उसे इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें अब छू भी नहीं सकता। भलाई इसी में है कि मुझे और मुसीबत में मत डालो। वो बहुत गुस्से में था, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं वापस अपनी मासी के घर आ गई। मुझे लगा शायद मैं घर पर नहीं होंगी तो उसे मेरी कमी का एहसास होगा, उसे एहसास हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन ही उसने मुझे तलाकनामा भेज दिया। मेरे सर पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं रोए जा रही थी। मासी मुझसे कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि कभी भी अनिकेत को सच मत बताना। पति कभी भी ऐसी बातें अपनी पत्नी के लिए बर्दाश्त नहीं करते। मैं जितना भी रोती उतना कम था। मेरा भरोसा टूट गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। मासी भी बीमार हो गई थी। ऐसे समय में नितिन ही था जो मेरी मासी का ख्याल रखता था। हमारे घर उसका आना जाना लगा रहता था। एक दिन मासी मुझसे कहने लगी, तुम नितिन से शादी कर लो। ये सुनकर मैंने अपनी मासी को अविश्वास से देखा था। मैंने कहा, मासी, मैं ऐसा क्यों करूं? अनिकेत के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और जो कुछ अनिकेत ने मेरे साथ किया है, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। बिना कसूर के उसने मुझे सजा दी है। जब मेरा पति मुझे स्वीकार नहीं कर पाया तो ये अनजान लड़का मुझे क्यों स्वीकार करेगा? मासी कहने लगी, नितिन ने खुद कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने वादा किया है कि तुम्हें कभी भी इस बात का ताना नहीं देगा। देखो बेटा, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जाऊं। मेरी मासी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, रोने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन मासी की इतनी विनती करने पर मैं इनकार नहीं कर सकी। बड़ी सादगी से मेरी शादी नितिन से हुई थी। बड़ी खामोशी से मैं उसके कमरे में बैठी थी। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी ने मुझे स्वीकार कैसे कर लिया। 2 साल का साथ था मेरा और अनिकेत का। कितनी मोहब्बत करता था वो मुझे, लेकिन फिर भी उसने मुझे इस हादसे के बाद अपनाने से मना कर दिया। लेकिन नितिन ने मुझे अपना लिया, वो तो मुझे जानता भी नहीं था। फिर भी उसने मेरी इस कड़वी हकीकत के साथ कैसे मुझे स्वीकार कर लिया? मेरी मासी ने जरूर उसके सामने विनती की होगी कि वो मुझे अपना ले। और फिर हमारे घर का किराएदार था। हो सकता है घर के लालच में उसने मुझसे शादी कर ली हो। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लिया था। एक औरत के लिए शायद ये तकलीफ बहुत बड़ी होती है
कभी भी औरत ये नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में उसके पति के अलावा कोई दूसरा मर्द आए, और वो भी इस हादसे के बाद। मेरे लिए किसी दूसरे मर्द को अपनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं उसकी खुशी पर हैरान थी। वो मेरे पास बैठ गया, बड़े गौर से मुझे देख रहा था, और मैं तो यूं थी कि उससे नजरें चुरा रही थी। ये एक मजबूरी का रिश्ता था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी ताना नहीं दूंगा, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने कहा, मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं अभी इस रिश्ते की शुरुआत करना नहीं चाहती, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मेरा ये कहना था कि नितिन कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें जरा भी समय नहीं दे सकता। ये कहकर वो मेरे करीब हो गया, मुझे प्यार करने लगा। उसके प्यार करने के अंदाज में ऐसा जुनून था, ऐसी तूफानी मोहब्बत थी कि मुझे पता नहीं क्यों घबराहट महसूस होने लगी थी। मैंने 2-4 बार दबे दबे शब्दों में अपनी तकलीफ बताई कि मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। मैं अभी दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, जिस्मानी तौर पर भी तैयार नहीं हूँ। मुझसे अभी दूर रहो, कुछ समय दो, हम कुछ समय बाद शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करेंगे। लेकिन वो बार बार यही कह रहा था, नहीं, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। उसने अपना हक वसूल किया था, लेकिन मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी मोहब्बत में बड़ी तेजी थी, बड़ा जुनून था। वो एक ऐसी औरत को अपना रहा था जो एक तलाकशुदा औरत थी और फिर एक बहुत ही बड़े हादसे से गुजरी थी। वो तो मुझसे यूं मोहब्बत कर रहा था और मेरी यूं तारीफ कर रहा था जैसे मेरी पहली शादी हो और मुझे पहले से बहुत अच्छी तरह से जानता हो। मैं बड़ी उलझन का शिकार थी। अब तो हर रात मेरे लिए एक इम्तिहान भरी रात होती थी। उसकी मोहब्बत दिन ब दिन मेरे लिए बढ़ती ही जा रही थी। उधर मेरी माँ से भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं था। मैं अब और भी ज़्यादा चुप चुप रहने लगी थी। हालांकि नितिन मेरा बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचता नहीं था। जब भी वो मेरे करीब आता, मुझे एक अजीब सी उलझन महसूस होती थी। जी चाहता जल्द से जल्द मैं इसकी बाहों से निकल जाऊं। उसकी संगत में मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। एक दिन नितिन मुझसे कहने लगा, तुम मुझे पहले भी बहुत अच्छी लगती थीं। जब भी तुम अपनी मासी से मिलने आती थीं तो मैं अपनी छत से तुम्हें देखा करता था। तुम्हारा पति तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या नजर आया कि तुमने उससे शादी कर ली। नितिन के मुंह से अनिकेत के बारे में ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा था। मैंने कहा, नितिन प्लीज, मैं उसके बारे में कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। मेरे गुस्से को महसूस करके वो कहने लगा, तकलीफ हो रही है तुम्हें उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें तुम्हारे मुश्किल समय में अपनाया नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें अपनाया। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने एक तीखी नज़र उसे देखा था। मैंने कहा, आपने कहा था आप मुझे कभी भी इस बात का ताना नहीं देंगे। अगर ऐसा ही था तो बेशक ना अपनाते। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही वो कमरे में आया तो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं उससे बात नहीं कर रही थी। मुझे कभी वो अच्छा लगा ही नहीं था। उससे शादी सिर्फ मेरी मजबूरी थी। लेकिन मेरे खामोश रहने पर वो कहने लगा, बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? देखो, मुझसे नाराज़ मत रहो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी नाराज़गी सह नहीं सकता। एक अजीब सा जुनून उस पर सवार होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा सा पड़ने लगा है। वो बार बार मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगता। कभी मुझे अपनी बाहों में भरने लगता, कभी मेरे माथे को चूमता, कभी मुझे झिझोड़ने लगता। कहने लगता, मुझसे दूर मत हो जाना, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था। वो कहने लगा, पिछले 2 साल से मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, जुनून की हद तक तुमसे मोहब्बत की है, इसलिए मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं देख सकता। मुझसे नाराज़ मत रहो। ये तो मेरे लिए एक बड़ा खुलासा था। वो आदमी मुझे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे याद आने लगा, मेरी शादी के फौरन बाद ही मेरी मासी ने घर पर दीवार लगवाकर नितिन को किराए पर पोर्शन दे दिया था। मैं और अनिकेत जब भी मासी के घर आते तो मैं शाम तक रुकती थी। हम लोग हंसते थे, बातें करते थे, खाना भी साथ में खाते थे। शायद वो मुझे अपनी छत से देखता रहता था। 1-2 बार मेरी उस पर नज़र भी पड़ी थी, लेकिन उस समय मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। मैंने नितिन को खुद से दूर हटाने के लिए उसे कह दिया, ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी मेरे माथे को चूम कर कमरे से बाहर चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत बड़ी उलझन का शिकार थी। एक दिन मैं रात को कमरे में सो रही थी। नितिन भी मेरे बराबर में बेखबर सो रहा था कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बहुत ही स्लो थी, इसलिए घंटी की आवाज़ से नितिन की आंख नहीं खुली थी, लेकिन मैं कच्ची नींद में थी और जाग गई थी। मैंने फ़ोन उठाया। शायद उसके किसी दोस्त का कॉल था। इससे पहले मैं हेलो कहती
या कुछ और बात करती या उसे बताती कि नितिन सो रहा है। सामने वाला कहने लगा, रात का क्या प्रोग्राम है? तुमने तो जब से अपनी मोहब्बत को पाया है हमें भूल गए हो। देखो, इस तरह घर नहीं चलेगा। पिछले 4 महीने से तुमने हमारे साथ एक भी डकैती नहीं की है। तुम्हारे कहने पर हमने तुम्हारे पड़ोस में डाका डाला। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत थी, तुमने उसे उस रात पा भी लिया, उसे बर्बाद कर दिया जिससे कि उसका पति उसे छोड़कर चला जाए और तुम उससे शादी कर लो। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया, तुमने उस लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन तुमने तो हमें मुंह लगाना ही छोड़ दिया। देखो, अगर कल सुबह तुम हमसे नहीं मिले और तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम सारा सच उस औरत को और उसकी बेटी को बता देंगे जो कि अब तुम्हारी पत्नी है। ये सब सुनकर फ़ोन मेरे हाथ से छूट कर गिर गया था। तो वो नितिन था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस इंसान ने ऐसा खेल खेला है और मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सारी सच्चाई जान चुकी थी। सुबह उठते ही मैं सीधी पुलिस स्टेशन चली गई और सारी हकीकत पुलिस को बता दी और नितिन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। थोड़ी देर बाद मैं पुलिस के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। उन्होंने मेरे सामने ही नितिन को गिरफ्तार कर लिया। वो मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, नितिन, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। पुलिस के सामने उसने अपना सारा जुर्म स्वीकार कर लिया था। मेरी मासी मुझसे कहने लगी, किरण, नितिन को माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ उसने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन तुम अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कहा, आपके कहने पर मैंने इस घटिया आदमी से शादी की थी। मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह थी ही नहीं। मैं ऐसे भी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। सिर्फ आपके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया था। मैंने नितिन से तलाक ले ली क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती थी। उसे सज़ा भी दिलवाई। अब मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरा सदमा मेरी मासी सह नहीं पाई। वो पहले से ही दिल की मरीज थी। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जिंदगी में अब खुशी नाम को भी नहीं बची थी। बस अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। मासी के मरने की खबर सुनकर अनिकेत मेरे पास आया था और उसकी हालत देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। इन 5 महीनों में उसने खुद को बिल्कुल बर्बाद कर लिया था। आंखें अंदर को धंस गई थीं। शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बढ़ी हुई शेप थी। मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा, किरण, मुझे माफ़ कर दो। जब से तुम्हें तलाक दी है, एक रात के लिए भी सुकून से नहीं सोया हूँ। शायद तुमसे मोहब्बत भी बहुत की थी और उसी मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। जल्दबाजी में मैंने तुम्हें तलाक दे दी। शायद मेरी मोहब्बत ऐसी ही थी, जज्बाती सी थी। मैं तुम्हें किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था, इसलिए जज्बात में आकर मैंने तुम्हें तलाक दे दी। लेकिन अब एहसास होता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ वापस घर चलो। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैंने अविश्वास से अनिकेत की तरफ देखा था। दिल तो मेरा भी खून के आंसू रो रहा था अनिकेत की हालत पर। लेकिन मैं उसे कैसे माफ़ कर देती? उसने मुझे उस गलती की सज़ा दी थी जो मैंने की ही नहीं थी। उसकी वजह से मैंने नितिन जैसे घटिया इंसान के साथ 4 महीने गुजारे थे। मैंने कहा, अनिकेत, जब तुमने मुझे उस समय नहीं अपनाया, उस समय सिर्फ मेरे साथ उस आदमी ने एक ही रात गुजारी थी, तो तुम अब मुझे कैसे अपना सकते हो जब उसने मेरे साथ पूरे 4 महीने गुजारे हैं? हर रात मैं उसकी बाहों में सोती थी। कैसे मुझे बर्दाश्त करोगे? कैसे मुझे अपने करीब करोगे? ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर अनिकेत ने मेरे होंठों पर हाथ रख दिए। कहने लगा, किरण, मुझे और तकलीफ मत दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और शायद भगवान ने मुझे ये सज़ा दी है, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा, और अगर तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं कभी अब तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखना, मैं जी नहीं पाऊँगा। ये कहकर अनिकेत चला गया था और फैसला मेरे हाथ में छोड़ गया था। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। मैं कैसे उस इंसान को दोबारा अपना लेती जिसने मुझे उस समय धुतकार दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। मेरी जान से ज़्यादा प्यारी मासी मेरा साथ छोड़कर जा चुकी थी, तो सिर्फ अनिकेत की वजह से। मैं कैसे उसे माफ़ कर देती, कैसे उसे अपना लेती? और इस बात की क्या गारंटी थी कि अनिकेत मेरे अतीत का ताना मुझे ना देता? लेकिन मैं अनिकेत को मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने भी अनिकेत से बेइंतहा मोहब्बत की थी। अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं कोई खिलौना नहीं थी, जब चाहा उठाकर फेंक दिया और जब चाहा उसे उठाकर खेलना शुरू कर दिया। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी हूँ। दोस्तों, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर मेरी मुश्किल को आसान करें। क्या मुझे अनिकेत को अपना लेना चाहिए? दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।